So now we will see friction acting on the multiple surfaces. Okay, means जब multiple surfaces पे friction किस direction में act होती है और क्या magnitude की act होती है ये हम देखेंगे. For example, if this is a ground surface, इसके ऊपर मैंने एक block रख दिया है, this block whose mass is m1, और इसके ऊपर मैंने एक दूसरा block रख दिया है, this is another block whose mass is m2. इस block के ऊपर मैंने force F अप्लाई कर दिया है, जो ब्लॉक नीचे है बॉटम में उस पर मैंने फोर्स एफ अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे दैट यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका μ2 होगा और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका μ1 होगा, ऐसा हम मान के चल रहे. ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम उसकी एफबीडी बना देंगे. तो ये ब्लॉक 1 है, इसकी एफबीडी में सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज m1g, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसको देगा दैट इज n, ये वाली ब्लॉक भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट्स से दैट इज n1. करेक्ट. ओके, अब यहाँ पर आपको पता है जब ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन μ2 है तो ये वाली जो ब्लॉक है इस पर जब फोर्स F अप्लाई किया तो ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगी. तो ये ब्लॉक अगर राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो ये ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा कहाँ पर, लेफ्ट की तरफ. तो हमें पता है ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है लेफ्ट की तरफ, एंड लेट्स से दैट फ्रिक्शन इज F2. ये जो ग्राउंड सरफेस है कितनी की फ्रिक्शन दे रहा है, F2 की फ्रिक्शन दे रहा है. उसी तरीके से जो सेकेंड ब्लॉक है ये भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करवाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज F1, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहती है सेकेंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड ब्लॉक इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन F1, और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है F दैट इज कैपिटल F. ठीक है, तो ये हो गया हमारा FBD फॉर द ब्लॉक नंबर 1. लेट्स मेक द FBD फॉर द ब्लॉक नंबर 2. So let's make it FBD for the block number 2. So this is block number 2 whose mass is m2, जिसका weight है m2g और normal reaction है n1. ओके, और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इन द लेफ्ट डायरेक्शन दैट इज F1. तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज इन द राइट डायरेक्शन दैट इज F1. दिस वन. ओके, तो अभी हम मान के चलते हैं दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है. सो इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर मींस व्हाट, दे हैव द कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज a. इनके पास कॉमन एक्सेलरेशन होगा a. करेक्ट. तो लेट्स सी दिस केस. देयरफॉर आई विल राइट डाउन F1 इज इक्वल्स टू m2a. F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2a हो जाएगी, बिकॉज इस ब्लॉक को a एक्सेलरेशन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली F1, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. बट हमें पता है, क्या पता है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू, n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर m2g. n1 इज इक्वल्स टू m2g. इफ n1 इज इक्वल्स टू m2g वी नो दैट F1 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू n1. सो देयरफॉर F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, μ1 m2g. करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स इतना मैक्सिमम वैल्यू का हो सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता है. इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इतना होगा, इससे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, m2a. सो आई विल राइट डाउन फ्रिक्शनल फोर्स की जगह m2a विच इज इक्वल्स टू μ1 m2g. m2 एंड m2 गेट कैंसिल, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया हमें, μ1g. So that is the value of acceleration. ये this is the maximum acceleration. I will write down that this is the maximum acceleration that block can have. इतनी maximum acceleration blocks के पास हो सकती है, इससे ज़्यादा acceleration blocks के पास नहीं हो सकती. ठीक है, so please copy down this, then we'll do the next one. Okay, so अभी हम बात करते हैं ये जो मैंने applied force किया था F, इसको यहाँ से remove करके अगर मैंने इस force को F को apply कर दिया to the upper block तो क्या इफेक्ट देखने मिलेगा हमें. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में चेंजेस हो जाएगा, एफबीडी में चेंजेस हो जाएगा. तो यहाँ पर जो एफ फोर्स है वो सेकेंड ब्लॉक पे है, तो मैं सेकेंड ब्लॉक पे दिखा दूंगा दैट फोर्स इज एफ, और इस ब्लॉक से मैं फोर्स को हटा दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक था हमारा, है ना. तो ये फर्स्ट ब्लॉक से मैंने फोर्स हटा दी. सो नाउ दिस इज द एफबीडी दिस टाइम. ओके, लेकिन यहाँ पर क्लास ध्यान से देखना, अब ये जो ब्लॉक है सेकेंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ मूव करना चाहता है. सेकेंड ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ मूव करना चाहता है क्योंकि फोर्स एफ लग रहा है ना इन द राइट डायरेक्शन. तो फर्स्ट ब्लॉक क्या करेगा, सेकेंड ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यहाँ पर.
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F1। अगर यहाँ पर F1 की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पर ऑब्वियसली F1 की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, राइट की तरफ होगी, बिकॉज वी नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स और उन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर ये F1 हो गया। अभी यहाँ पर आपका F2 का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक क्या करेगी, इस ब्लॉक को अपने साथ आगे लेके जाएगी। तो ये ब्लॉक राइट की तरफ जाना चाहता है, तो जिसकी वजह से ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो F2 की डायरेक्शन करेक्ट है, F2 की डायरेक्शन में कोई चेंजेस प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी ये आपका FBD बन गया। अभी हमें इसी चीज को एनालाइज करना है, इसी चीज को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। देखो ध्यान से भी, सबसे पहले मैं रब कर देता हूँ इस चीज को। ओके, अभी यहाँ पर हम दो केसेस देखेंगे। केस वन, व्हाट इज केस वन, इफ मतलब मान लो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। जब आपकी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक के पास नेट फोर्स होगा इन द राइट डायरेक्शन, और ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगी विद एन एक्सेलरेशन, विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन। लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज ए, चलो ए ले लेते हैं, ठीक है। विद दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ए। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है चेक करते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, दिस इज F माइनस F1 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 की वैल्यू हमें पता है, क्या F1 की वैल्यू, it is n1 sorry, F1 is nothing but mu1 into n1, but n1 हमें पता है, n1 की वैल्यू क्या है, m2g, है ना। so therefore I will write down n1 की जगह the value of n1 that is m2g। ये mu1 m2g यहाँ पर पुट कर देंगे, so therefore F minus mu1 m2g is equals to m2a। so the block move with this acceleration that is F minus mu1 m2j अपॉन m2। सो ये आइसोलेशन के साथ ब्लॉक मूव करेगी, द फर्स्ट ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक जो सेकंड ब्लॉक है, सॉरी सेकंड ब्लॉक जो है वो क्या फर्स्ट ब्लॉक पे स्लाइड करेगी, यस, सेकंड ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द फर्स्ट ब्लॉक इन दिस सिनारियो। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में है ऑन द सेकंड ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये सेकंड ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 लगा रहा है, that frictional force is less than this value F। तो ऑब्वियसली ये F ज्यादा होने की वजह से ये ब्लॉक क्या करेगी, सेकेंड ब्लॉक क्या करेगी, फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करेगी, डेफिनेटली फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो इससे समझ में आता है कि सेकेंड ब्लॉक क्या कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। क्लियर, विद दिस आइसोलेशन, ये आइसोलेशन के साथ स्लाइड कर रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस टू द सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक को क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ब्लॉक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज नथिंग बट n1 प्लस m1g, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n1 हमने निकाला हुआ है, n1 इज m2g, तो n1 की जगह m2g पुट करेंगे। सो n इज इक्वल्स टू m2g प्लस m1g, ठीक है। तो ये वैल्यू n की है। उसके बाद हम निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F2। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज mu2 इंटू n। सो mu2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट इज m1 प्लस m2g। तो जो ग्राउंड सरफेस है वो सेकेंड ब्लॉक पे इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम। तो अब ये वाली जो ब्लॉक है इट विल मूव इन द राइट डायरेक्शन, लेट्स से विद द एक्सेलरेशन a1, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इसका मास m1 है, एक्सेलरेशन इज a1। therefore a1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 अपॉन m1। F1 की वैल्यू पुट करेंगे, F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, mu1 m2g, mu1 m2g माइनस F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इट इज mu2 m1 प्लस m2g अपॉन m1। तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ हमारी फर्स्ट ब्लॉक मूव करेगी, ठीक है। इतनी एक्सेलरेशन के साथ हमारी फर्स्ट ब्लॉक क्या करेगी, मूव करने वाली है। ओके, सो नाउ एज वी कैन सी दैट दिस टू ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो दोनों ब्लॉक अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी तो ऑब्वियसली सेकंड ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। सो दैट्स द कंडीशन वी हैव। प्लीज कॉपी डाउन, देन we'll discuss different cases. As we can see that this block is moving with this acceleration a1, okay, बट यहाँ पर हमें एक चीज पढ़नी है कि ये जो ब्लॉक है, बॉटम वाला जो ब्लॉक है m1, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन ओनली इन दैट कंडीशन। ये ब्लॉक इस एक्सेलरेशन के साथ तभी मूव कर सकता है इफ F1 इज ग्रेटर देन F2। ये कंडीशन तभी अराइज होगी इफ
F1 इज ग्रेटर देन F2। ध्यान से देखना बच्चों, F1 अगर F2 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली नेट फोर्स हमें राइट डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। नेट फोर्स आपकी राइट डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन द क्वेश्चन अराइज, क्या नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकती है? नहीं, कैसे होगी लेफ्ट डायरेक्शन में? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है वो राइट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक चाहता है कि ये ब्लॉक इसके साथ जाए, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये राइट की तरफ जा रही है, तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो रिमेंबर वन थिंग, ग्राउंड सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेकेंड ब्लॉक जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। करेक्ट। कभी भी ऐसा देखा है आपने कि जो ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्लॉक है, ओके, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ सपोज दिस टू बुक्स आर टू डिफरेंट ब्लॉक्स, राइट। कभी ऐसा देखा है आप, ये जो बुक है इसको राइट की तरफ खिसका रहे हो और ये बुक ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ खिसक रही है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम, मैं कह रहा हूँ कि जो नेट फोर्स है F2, पहली बात F2 F1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर F2 F1 के इक्वल है, चलो मतलब मान लो F2 F1 के इक्वल है या कम है, हम ऐसा मान के चलते दैट इफ F2 इज लेस देन F1, और सॉरी F1 इज लेस देन F2, चलो मतलब मान के चलते हैं कि F1 क्या है, F2 से कम है। तो F1 अगर F2 से कम होगा तो ये जो आपकी जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक 1 विल नॉट मूव, ये मूव ही नहीं करेगा। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स F1 जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F2 से अगर छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, यू कैन से लेस देन और इक्वल वॉट एवर, सो यहाँ पर ये वाली जो ब्लॉक है ये मूव ही नहीं करेगी इन द राइट डायरेक्शन। ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, करेक्ट। तो ये ब्लॉक कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सो दिस इज द वन कंडीशन। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंट कंडीशन। चलो ये जो आपने फोर्स F लगाई विच इज ग्रेटर देन F1, विच इज ग्रेटर देन F1, अभी मतलब मान लो ये जो फोर्स है F1 से बड़ा नहीं होके F1 से छोटा होगा, दिस इज केस नंबर 2, F1 से छोटा होगा। मतलब क्या हुआ, ये जो आपने फोर्स F अप्लाई किया है ये F1 से छोटा है। जैसे कि हमने देखा अप्लाइड फोर्स F इज लेस देन F1, तो इस केस में क्या होगा, ये वाली जो ब्लॉक है, द ब्लॉक नंबर 2, दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ऑन द ब्लॉक नंबर 1। क्यों स्लाइड नहीं होगा, द क्वेश्चन अराइज के ब्लॉक क्यों स्लाइड नहीं होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो फोर्स मैंने अप्लाई की है F इन द राइट डायरेक्शन, ये वाली फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स F1, जो इन दोनों बुक्स के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज टुवर्ड्स मी, ये जो F है इस फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, कम है। अगर ये जो F है इस फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो मैं इस ब्लॉक को अगर राइट की तरफ खिसकाने की कोशिश करूंगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। कभी आपने देखा है कि आप इस बुक को राइट की तरफ खिसका रहे हो और ये बुक ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ आ रही है? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ये F है, अगर ये F F1 से कम हो जाएगा, F F1 से कम हो जाएगा, तो इससे समझ में आता है कि ये वाली जो ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं कर रही, कोई भी हालत में ये ब्लॉक M1 के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। तो इससे चलो ये पार्ट तो क्लियर हुआ, बट इसके आगे जो हमें समझना है दैट, चलो इसमें भी अभी देयर आर द टू केसेस। केस ए को डिस्कस कर लेते हैं। केस ए क्या है, मतलब मान लो इफ F की वैल्यू आपकी F1 से तो कम है, लेकिन आपकी F की वैल्यू F2 से ज्यादा है। मतलब मान लो F2 क्या था, F2 इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक 1 एंड द ग्राउंड सरफेस। इसकी फ्रिक्शनल फोर्स से आपका वैल्यू ज्यादा है लेकिन F1 से कम था, तो उस सिनारियो में क्या होगा, उस सिनारियो में क्या होगा, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, एक साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है फॉर एग्जांपल ये जो दोनों ब्लॉक है इसको मैंने पूरा एक सिस्टम मान लिया जिसका वेट कितना है, M1 प्लस M2 उसका मास है, जिसकी वजह से उसकी वेट हो गई M1 प्लस M2 G, नॉर्मल रिएक्शन हो गया N, फोर्स F लग रहा है और इन इसके ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज F2। मैं कह रहा हूँ आपको अगर F F2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली सिस्टम राइट की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि मैंने कहा है ये किस किस में डिस्कस कर रहे हैं, जब आपका अप्लाइड फोर्स F1 से कम है। आपकी अप्लाइड फोर्स F1 से कम है तो हमें पता है जो सेकंड ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करेगी,
इतना गारंटी है। तो इससे क्या होता है, हो सकता है कि ये जो फोर्स आपने एफ अप्लाई किया है ये दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव करवा दे, दोनों ब्लॉक्स को क्या करेगा, एक साथ मूव करा देगा। तो इस केस में जब आपका एफ, ये वाला जो फोर्स है, इफ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड सरफेस, ओके, उसी केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे। केस बी में हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इफ, मतलब मान लो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स F2 से कम है, तो ऑब्वियसली बोथ ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट, बोथ ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट, कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, both blocks will remain at rest. So that's the scenario. Okay. अभी हम इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे तो उस चीज को आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा. So please copy down this, then we'll solve the numericals. So let's move to the first question. So let me read the question. Yeah. So the question is, the masses of the blocks A, B, and C shown in the figure are 4 kg, 2 kg, and 2 kg respectively. Block A moves with an acceleration of 2.5 meter per second square. Sub question A, block C is removed from its position and placed on the block A as shown in the figure. What is now the acceleration of the block C? Sub question B, the position of the block A and B subsequently interchanged. Find the new acceleration of the C. The coefficient of friction is the same for all the contact surfaces. तो यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया दैट दिस इज द ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी। तो इनिशियली ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड था। तो सब क्वेश्चन ए में क्या पूछा गया है, जब इस ब्लॉक सी को मैंने यहाँ से कट करके इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तब पता करो कि इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सी की एक्सेलरेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, करेक्ट, या फिर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और फिर बाद में दूसरे सब क्वेश्चन में क्या बोला, जब ए और बी की पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी तब बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन। क्लियर? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस फॉर द फर्स्ट डायग्राम। पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले यहाँ पर हम एफबीडी बनाना चालू करेंगे। सो दिस इज ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन लग रहा है टी इन द राइट डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एफ इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इसका खुद का वेट ब्लॉक का दैट इज MAG, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N। सो ये इतनी सारी फोर्सेस लग रही है ब्लॉक ए पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक बी। दिस इज ब्लॉक बी। इसका खुद का वेट सबसे पहले तो MBG, उसके बाद द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1, और ऊपर जो टेंशन है T। बी और सी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक नंबर सी। सो लेट्स से दिस इज ब्लॉक नंबर सी। यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज MCG, और ऊपर टेंशन T1, ठीक है। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये जो पूरा सिस्टम है इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद सर्टेन एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर भी इनके पास भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए होगी। ए इज द एक्सेलरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, करेक्ट। Okay, now what we will see, let's try to solve this part. So therefore I will write down MCG minus T1 is equals to MC into A. So therefore जो T1 का वैल्यू है वो क्या आ गया, it is MCG minus MCA, correct. Now let's talk about this block. As we know that T1 plus MBG minus T is equals to MBA. So therefore T1 का वैल्यू कितना है, MCG minus MCA. So I will write down MCG minus MCA plus MBG minus T, which is equals to MBA. So therefore जो T का वैल्यू है वो कितना आ गया हमें, T is equals to MC plus MB, मैंने G कॉमन ले लिया, और MBA को अपने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो ये हो गया माइनस MCA, तो ऑलरेडी था, MBA को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो ये कितना हो गया, माइनस MBA, करेक्ट। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ टेंशन T इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर सबसे पहले N निकालेंगे। N का वैल्यू है MAG, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वी नो दैट इट इज म्यू N, सो म्यू MAG, करेक्ट। अभी यहाँ पर बात करेंगे फॉर द टेंशन, न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे इन द एक्स डायरेक्शन, सो दैट इज T माइनस F विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। सो यहाँ पर T इज इक्वल्स टू F प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन।
Now we will solve these two equations. Left hand sides are equal means right hand sides are also equal. So therefore I will write down F plus mass into acceleration, which is equals to mc plus mb g minus mca minus mb a. करेक्ट, फाइन. सो यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग. F, what is mass? Mass of A is 4 kg, so 4A mc plus mb, so means 2 plus 2 comes out to be 4g minus mca means minus 2a and minus mba means again minus 2. So therefore the frictional force that comes out to be 4g minus 4a, और ये 4a को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस 4a हो जाएगा. करेक्ट, ओके. सो ये हो गया फिर हमारा 4g माइनस 8a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2.5, और g का वैल्यू हमें पता है 10 है, और 8a का वैल्यू है हमारे पास 2.5. करेक्ट, ओके. सो यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. 4 10 से कितना हो गया 40, एंड 2.5 इंटू 8 जब आप करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 20. तो 40 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 20. तो F का जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लिख देता हूँ. फ्रिक्शनल फोर्स हमें कितना आ रहा है 20 न्यूटन आ रहा है. ठीक है, विच इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, है ना, विच इज इक्वल्स टू 20. तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 20 अपॉन एन. व्हाट इज एन? एम ए जी. व्हाट इज एम ए? 4, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10. तो 4 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 40. 0 0 get cancelled, 2/4 comes out to be 1/2. So that is the coefficient of friction between the block A and the surface. तो ये पूरा ड्रामा हमने किया to find out the coefficient of friction between the block A and the surface. Fine, चलो इतना समझ में आता है. अभी यहाँ पर C वाला जो ब्लॉक है अभी A ब्लॉक के ऊपर रख दिया, तभी हम फाइंड आउट करेंगे कि अभी ये दोनों ब्लॉक्स जो है what will be जब वो मूव करेंगे तो उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, what will be their acceleration. So let's discuss that part. सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक्स जो है दे आर मूविंग टूगेदर. सबसे पहले जब भी आप क्लास ऐसा सम सॉल्व करोगे जहाँ पर दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, तो जब हम सबसे पहले यही मान के चलो कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रही है, दैट इज द स्टेप नंबर 1 टू सॉल्व द फ्रिक्शनल टाइप क्वेश्चंस. तो दिस इज द ब्लॉक नंबर ए, और इसी के ऊपर मैंने ब्लॉक नंबर सी रखा है. ठीक है, हमें पता है कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये एक साथ मूव कर रही है इन द राइट डायरेक्शन. टेंशन क्या है? टेंशन इज टी इन द स्ट्रिंग. ओके, इन दोनों का जो वेट होगा कंबाइंड वेट, आई एम कंसिडरिंग दिस एज द एंटायर सिस्टम. तो जो कंबाइंड वेट होगा दैट इज एम ए प्लस एम सी, विच इज नथिंग बट जी इंटू जी, सॉरी, एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज एन विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड सरफेस ऑन द ब्लॉक्स. एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लेट्स से दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ. ठीक है, ये एफ अलग है और ये एफ अलग है. एक काम करते इसको F1 ले लेते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स. F1 इज इक्वल्स टू म्यू एन, और इस केस में एन कितना हो जाएगा एम ए प्लस एम सी जी. सो म्यू एम ए प्लस एम सी इंटू जी. म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2. एम ए का वैल्यू कितना है, मास ऑफ ब्लॉक ए 4, एम सी का वैल्यू कितना है 2, एंड जी का वैल्यू 10, सॉरी. ओके, सो यहाँ पर 4 + 2 कम्स आउट टू बी 6 अपॉन 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन का लग रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक बी. तो ये जो ब्लॉक बी है इसका खुद का वेट एम बी जी, दैट इज 2 इंटू जी कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन. टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, एंड सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए. So therefore I will write down that 20 minus t is equals to 2a. इस ब्लॉक का मास कितना था 2 था, so 2 into a. So therefore t is equals to 20 minus 2a. I will say that this is my equation number 1. अब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे. इफ दिस ब्लॉक जो b वाला ब्लॉक है a एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो ब्लॉक है a एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ आएगा, है ना. तो यहाँ पर हम नेट फोर्स लगा देंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे. सो इट कम्स आउट टू बी t minus f1, T minus F1, which is equals to mass of the combined block. What is the mass of the combined block? 4 + 2 6 into acceleration. F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है हमारे पास 30 न्यूटन. So T is equals to 30 + 6 है. That's my equation number 2. Left hand sides are equal, right hand sides को भी equate कर देंगे. So 20 minus 2a which is equals to 30 + 6 है. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वी विल डू, 6a को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे. सो -6 से -2a इज इक्वल्स टू
20 को राइट हैंड साइड भेज दिया, 30 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 10, तो ये हो गया -8 इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू -10/8। क्लास यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन आपने चुनी है ब्लॉक की, वो एक्सेलरेशन गलत है। ये एक्सेलरेशन ब्लॉक की नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। नाउ दैट्स नॉट पॉसिबल क्लास। कभी भी ऐसा देखा है एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो कहना चाहते हैं फ्रॉम दिस आंसर दैट एक्सेलरेशन इज इन द अपर डायरेक्शन। क्या ये ब्लॉक ऊपर कभी मूव कर सकती है? इस ब्लॉक को ऊपर मूव करवाने के लिए ए और सी का लेफ्ट में आना जरूरी है। ए और सी के ऊपर लेफ्ट साइड कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ए और सी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है राइट की तरफ लग रहा है, टेंशन टी, एक्सटर्नल फोर्स। ए और सी के ऊपर फोर्स लगा लेफ्ट साइड, लेकिन वो कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शनल फोर्स था। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी याद रखो, फ्रिक्शनल फोर्स ये जो दोनों ब्लॉक्स है, इन दोनों ब्लॉक्स को कभी भी लेफ्ट साइड मूव नहीं करवा सकता। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस टू ब्लॉक्स इन द लेफ्ट साइड। कभी देखा है ए और सी ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पीछे आने की कोशिश की है? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जैसे ही आपको नेगेटिव आ गया, आप तुरंत बोलोगे कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। ए सी बी सबकी एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी, सबका एक्सेलरेशन जीरो है। कोई भी ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहा। एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। So this is the solution of first sub question. Now let's move to the solution to the second sub question. So for second sub question, यहाँ पर सब कुछ सेम होगा। ए और बी की जगह हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज करा दिया, तो बस ए की जगह आप बी लिखोगे और यहाँ पर बी की जगह आप ए लिखोगे। ठीक है, अभी अभी हम वैसे ही मान के चले गए कि दोनों ब्लॉक्स कॉमन। पहली बात, बी और सी एक साथ मूव कर रहे हैं, पहले हम यही मान के चले गए कि जो ब्लॉक बी है और ब्लॉक सी है वो एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये मैं वेट्स हटा देता हूँ और यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड वेट क्या हो जाएगा? इट इज एम बी प्लस एम सी इंटू जी। और ए का मास कितना है? 4 kg, तो ए की वेट हो जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, और हम ऐसा मान के चलेंगे कि ए क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पर पोजीशन इंटरचेंज हो गई, दिस इज बी नाउ एंड दिस इज ए। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? ए नीचे की तरफ जा रहा है, बी और सी राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब ए नीचे की तरफ जाएगा तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 40 माइनस टी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज मास ऑफ ए? 4 into acceleration a, so therefore t is equals to 40 minus 4a. I will say that this is my equation number 1, साइड में रखो उसको। यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो, n is equals to mb plus mc into g. What is mb का वैल्यू? 2, mc का वैल्यू 2, so 2 plus 2 4, 4 into g becomes 40 न्यूटन। तो चलो, हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। F1 की बात करेंगे, F1 कितना हो जाएगा? म्यू एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? हमने कैलकुलेट किया 1/2। नॉर्मल रिएक्शन है 40, तो 1 जार 20 जार, सो इट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 20 न्यूटन। नेट फोर्स लगा दो एक्स डायरेक्शन में, therefore I will write down T minus F1. T minus F1 is equals to mass of the entire block. What is the mass? 2 plus 2, mass of block B and mass of block C ना, so 2 plus 2 comes out to be 4 and acceleration A. F1 की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन, so T is equals to 20, F1 को राइट हैंड साइड भेज दिया, प्लस 4A, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, means right hand sides are also equal. So 20 plus 4a is equals to 40 minus 4a. 4a को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, माइनस 4a को, तो इट बिकम्स 8a विच इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20। 20 को राइट हैंड साइड भेज दिया, 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20, 8a, तो a का वैल्यू जो है इट इज 20/8, दैट इज 5/2। सो ये 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आंसर पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों ब्लॉक्स के पास एक्सेलरेशन है इन द राइट डायरेक्शन। इन द राइट डायरेक्शन कितनी एक्सेलरेशन है इनके पास? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। अभी हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, अभी क्या ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये चीज हमें पता करनी है। देखो ये कैसे पता करते हैं, यही चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। पहली बात तो हमें समझ में आ गया कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज ए। अभी हम पता करेंगे क्या ब्लॉक सी ब्लॉक बी पे स्लाइड कर सकता है। देखो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सी की एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो सी का जो खुद का वेट है दैट इज 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सी का मास 2 kg, जिसकी वजह से इसमें नॉर्मल रिएक्शन N1 प्रोड्यूस हो गया इन द अपर डायरेक्शन। ब्लॉक भी उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स बी क्या चाहता है? सी अब उसके साथ आगे की तरफ जाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स F दे रहा है, F2 दे देते हैं,
F2 दे रहा है इन द राइट डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स F2 इज इन द राइट डायरेक्शन, है ना, तभी तो ये जो ब्लॉक सी है ये राइट की तरफ जाएगा। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, हमें पता है कि सी की एक्सेलरेशन क्या है, ये जो पूरा सिस्टम था ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था, ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ऑब्वियसली जो बी का एक्सेलरेशन होगा वो सी का एक्सेलरेशन होगा। तो कितनी एक्सेलरेशन थी हमें, ए की कितनी वैल्यू आ रही थी हमें, 2.5 आ रही थी, आई थिंक सो, या 2.5 आ रही थी हमें। सो ए का जो वैल्यू आ रहा था वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पर जो F2 का वैल्यू है विच इज मास ऑफ द सी, व्हाट इज द मास ऑफ द सी, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2.5, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लॉक सी को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाना है तो उसे कम से कम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन का होना चाहिए, तभी वो इतनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा सी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, कौन, बी, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दैट इज म्यू m1g। म्यू का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दैट इज 1/2, क्योंकि इन्होंने बोला है सब जगह फ्रिक्शन सेम है। मास कितना है, c, sorry this is c, what is the mass of the c, we know that the mass of c is 2 kg and what is the value of g is 10, 2 to get cancelled 10 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है सी के ऊपर, 10 न्यूटन। लेकिन जो ब्लॉक बी है वो सी के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जब आप देखोगे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F2, इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है तो हमें पता है दैट सॉरी दैट दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। एंड इफ दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक सी ब्लॉक बी पे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ब्लॉक सी ब्लॉक बी पे स्लाइड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तीनों का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमें, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So that is the answer. So please copy down. Then we'll do the next one. So let's do the next question. So पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें दो ब्लॉक्स दी गई है, वन ब्लॉक उस मास इज 3 kg एंड अनदर ब्लॉक उस मास इज 2 kg। 2 kg के ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है राइट की तरफ, और 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है राइट की तरफ। ठीक है, ब्लॉक 2 और 1 के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लो, जो भी बोल लो, 0.2 दिया हुआ है, दोनों का सेम वैल्यू दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक 1 एंड सरफेस के बीच में 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। ओके, तो वो एक्सेलरेशन पता करो, A1 A2 इज द क्वेश्चन मार्क, एज वेल एज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल द सरफेसेस। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ जा रहा है। So if these two blocks is moving with the common acceleration towards right, तो हम यहाँ पर इसकी FVD बना देंगे। मैंने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया है, तो जब पूरा सिस्टम है हमारे पास तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 3 + 2 कम्स आउट टू बी 5 kg, जिसकी वजह से उसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, लेट्स से N2 इज माई नॉर्मल रिएक्शन, N1 सॉरी N1 ले लेते नॉर्मल रिएक्शन। ये पूरे सिस्टम के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स राइट की तरफ है, तो आई विल से दैट 15 न्यूटन का फोर्स राइट की तरफ है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है 3 kg और 2 kg के बीच में, यहाँ पर जब आप देखोगे 3 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लेट्स से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। ठीक है, F1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इट इज μ1 इंटू N1। बट हमें पता है N1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर मैं μ1 और N1 की वैल्यू पुट करूंगा, μ1 है 0.1 और N1 का वैल्यू है 50। सो 0.1 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द ग्राउंड सरफेस, है ना। और हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये कॉमन एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट 15 माइनस F1, नेट फोर्स लगा रहे हैं हम, 15 माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, हमने इसको पूरा एक सिस्टम ले लिया था ना, 3 + 2 कितना हो गया 5 kg, तो 5 इंटू 8, सो मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 की वैल्यू है 15
So 15 minus 5 which is equals to 5a, so which comes out to be 10 is equals to 5a, तो a का वैल्यू हमें कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो हमें ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये भी हो सकता है ना 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करे? ऑब्वियसली हो सकता है, 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो अभी हम मान के चलेंगे कि जो 2 kg का ब्लॉक है, जो 2 kg का ब्लॉक है, क्या वो 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ऊपर ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 kg का एफबीडी बना देंगे, जो ब्लॉक 2 kg है ना उसकी एफबीडी बना दो। सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज 5 न्यूटन, सॉरी नॉट वेट, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है एफ विच इज 5 न्यूटन। उसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरह इसकी तरफ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N2, दैट इज N2। ठीक है, N2। अभी हमें पता है ये जो ब्लॉक 1 है ये ब्लॉक 2 को क्या कर रहा है, अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहाँ पर होगा, इन द राइट डायरेक्शन। मतलब जो ब्लॉक 1 है ब्लॉक 2 के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है कहाँ पर, राइट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, लेट्स से F2 बोल देते हैं इसको। सो वी नो दैट F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज म्यू N2। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू N2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू टू N2 लिखते हैं। म्यू टू का वैल्यू है 0.2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, N2 इज नथिंग बट 20 न्यूटन। So 0.2 into 20 comes out to be 4 Newton. So maximum जो friction लग सकती है, maximum friction I'm talking about, this is a limiting friction, जो 2 kg और 3 kg के ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है दैट इज 4 न्यूटन, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकती। ठीक है, अभी अभी हम एक फ्रिक्शन, अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ये सी ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के ऊपर मैक्सिमम इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, लेकिन कम जरूर लगा सकता है। ठीक है, अगर ब्लॉक 1 ने ब्लॉक 2 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया और वो वैल्यू हमें इस वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लॉक 2 है ब्लॉक 1 के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पर हमें हमें समझ में आ गया कि ये जो ब्लॉक 2 है ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम देखते हैं अगर इस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है तो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। तो F2 plus 5 which is equals to mass into acceleration. What is the mass of this block, 2 kg, and what is the acceleration, acceleration कितना आ रहा है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर F2 का जो वैल्यू आ गया 2 to 4 4, और ये जो 5 है इसको आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो 4 minus 5 which is -1 न्यूटन, विच इज वॉट -1 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव में इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है फ्रिक्शनल फोर्स की वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दूंगा लाइक दिस। सपोज नाउ दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स F2। तो जब ये सिनारियो होता तो हमारा कंडीशन क्या होता, 5 minus F2, 5 minus F2 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है। सो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कितना आ जाता, F2 को राइट हैंड साइड भेज दो, 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो 5 minus 4 कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका कितना हो गया, 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मतलब जो ब्लॉक 1 है ब्लॉक 2 के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के ऊपर 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ओके, मतलब जो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को जो फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रिक्शन है आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पे स्लाइड नहीं कर रहा होगा। ब्लॉक 2 को ब्लॉक 1 पे स्लाइड तभी बोल सकते हैं कि ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पे तभी स्लाइड कर सकता है जब आपका ये जो फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, so please copy down this, then we'll do the next question. So now let's see the next question. So the question is, a block A of mass m which is placed on a rough inclined face of a wedge of same mass being pulled through a light string and with force F as shown in the figure. The coefficient of friction between the inclined face and the block A is mu, while there is no friction between the ground and the wedge. If the whole system moves with the same acceleration, then find the value of F. Okay, तो इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमें F का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस वेज और ग्राउंड सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है,
इस ब्लॉक और इस वेज के बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब जैसे कि हमें पता है ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, क्वेश्चन में बता दिया इन्होंने, लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज ए। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन बनाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? ऑब्वियसली फोर्स एफ रिस्पॉन्सिबल है। So I will write down that F is equals to, which is mass into acceleration. So mass of this block is m and this block mass is also m. Therefore I will write down m plus m, which gives you acceleration a. So a comes out to be F upon 2m. So इतनी acceleration है सारे blocks की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ब्लॉक ए का। हमारा मेन इंटरेस्ट ब्लॉक ए है, तो फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक ए की हम एफबीडी बना देते हैं, दैट दिस इज अ ब्लॉक ए। ओके, यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन इन द अपर डायरेक्शन, टेंशन टी इन द डाउन द इंक्लाइन। ओके, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ। ओके फाइन, तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है किसके ऊपर? ब्लॉक ए के ऊपर। ओके, यहाँ पर हम इसको कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे? वी विल सी फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक ए के ऊपर सूडो फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन, है ना? ब्लॉक ए के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन हुज वैल्यू इज मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। फाइन, तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्लास कैसे करेंगे। आप इसको सूडो फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको जनरली सॉल्व करना चाहते हो, जनरली भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर इफ वी नो दैट दिस इज एम जी, सो एम जी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, सो वन ऑफ दिस वन एंड अनदर इज इन दिस वन। सो दिस component becomes mg cos theta and this component become mg sin theta। उसी तरीके से ma को भी रिजॉल्व करेंगे हम into two components, one is in this direction and another is in this direction, so this component become ma cos theta। आप जब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये ma cos theta होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस इज ma sin theta, बिकॉज थीटा जो आपका वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर थीटा आपका ये है। ठीक, सो इससे समझ में आता है जो n का वैल्यू है वो कितना हो गया? ma sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, है ना? और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, सो F प्लस ma cos थीटा, F plus ma cos theta, this force is up the incline and down the incline is T plus mg sin theta, T plus mg sin theta। Now class remember, हम इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स दे रहे हैं? F फोर्स दे रहे हैं। इस स्ट्रिंग पे अगर फोर्स F है तो ऑब्वियसली जो टेंशन डेवलप होगा इस स्ट्रिंग में वो F ही होगा, है ना? So therefore I will write down, but we know that T is equals to capital F, correct? So therefore F is equals to frictional force is equals to T की जगह मैं कैपिटल F लिख दूंगा प्लस mg sin थीटा, ma cos थीटा को राइट हैंड साइड पे, सो माइनस ma cos। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इतनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है ब्लॉक और वेज के बीच में। अभी हमें पता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? सो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। n का वैल्यू कितना आ रहा है आपको? n इज नथिंग बट ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। सो आई विल राइट डाउन दैट ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, करेक्ट? तो यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे और f की वैल्यू भी पुट करेंगे। f की वैल्यू कितनी है? f प्लस mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा is equals to, oh sorry, not equals to, it is less than equals to mu n, mu, what is the value of n? It is ma sin theta plus mg cos theta। so therefore यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था? कैपिटल F फाइंड आउट करना था। कैपिटल F इज इक्वल्स टू लेस देन mu ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, है ना? सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दो, प्लस ma cos थीटा and minus mg sin theta। Now we'll put the value of a। What is the value of a? F upon 2m। तो a की जगह f upon 2m लिखेंगे। So mu m f upon 2m sin theta plus mg cos theta plus m, a की जगह f upon 2m
cos theta minus mg sin theta. So mm get cancel, mm get cancel. तो जो f वाले टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे. सो f माइनस म्यू f अपॉन टू sin theta and f अपॉन टू cos theta माइनस f अपॉन टू cos theta लेफ्ट हैंड साइड आ गया, विच इज लेस देन राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, म्यू mg cos theta माइनस mg sin theta. ठीक है, यहाँ से मैं f कॉमन लूंगा, तो हमने f कॉमन ले लिया. यहाँ पर सबसे पहले आप LCM ले लो, तो अंदर क्या मिलेगा, 2 माइनस म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, विच इज लेस देन mg म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. सो जो f का वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी mg म्यू कॉस थीटा माइनस, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में सॉरी 2 था, इसके डिनोमिनेटर में 2 था यहाँ पर. ठीक है, सो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस 2 को राइट हैंड साइड भेज देंगे अपॉन 2 माइनस म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो कम से कम आपको इतनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, इतनी फ्रिक्शनल फोर्स आपको क्या करनी पड़ेगी. दिस इज द, यू कैन से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्री this is the maximum value of the applied force on the block. So let's move to the next question. So the next question is, given the setup shown in the figure, block A, B and C have masses m, small and small m. The strings are assumed massless and unstretchable and the pulley is frictionless. There is no friction between the block B and the support table, but there is a friction between the block B and C denoted by a given coefficient mu. Sub question A, in terms of given, find first the acceleration of block A, second the tension in the string connecting A and B. Okay, sub question B, suppose the system is released from the rest with block C near the right end of the block B is given, near the right end of the block B as shown in the above figure. If the length L of the block B is given, what is the speed of the block C as it reaches the left end of the block B? Treat the size of C as small. Sub question C, if the mass of block A is less than some critical value, the block will not accelerate when released from the rest. Write down an expression for the critical mass. तो इतनी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद द सब क्वेश्चन ए. सब क्वेश्चन ए में हमें पता है हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड आउट करना है एज वेल एज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग. तो नाउ क्लास हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो ब्लॉक ए है ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है. If this block is moving with A acceleration in the downward direction, as you can see, this block is connected with a fixed pulley to the block B. तो ये जो ब्लॉक बी है ऑब्वियसली A acceleration के साथ राइट की तरफ आएगा. जब ब्लॉक बी A acceleration की तरफ राइट की तरफ आएगा तो as you can see block B is connected with the block C via string through the fixed pulley. So यहाँ पर ये पुली भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पर जो B है, B जितनी भी एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ जाएगा, C उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ लेफ्ट की तरफ आएगा. सो लेट्स सी द एक्सेलरेशन ए, मतलब तीनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक ए फर्स्ट. ब्लॉक ए की बात करते हैं. सो यहाँ पर ब्लॉक ए की बात करेंगे सबसे पहले. इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T इन द अपर डायरेक्शन. ठीक है, फाइन. जस्ट मिनट क्लास, मैं देख लेता हूँ हमें जो टेंशन फाइंड आउट करना है वो ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है, बी और सी के बीच में. द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी. या सो हमें फाइंड आउट करना है द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग टू ए एंड बी. ओके, सो हमें टी फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक बी. सो दिस इज द ब्लॉक बी. बी और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, हमें साफ साफ कह दिया है क्वेश्चन. टेंशन टी इन द राइट डायरेक्शन, यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है लेट्स से. ठीक है, फाइन. अब ये जो ब्लॉक है ब्लॉक बी, सी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी राइट की तरफ जा रहा है. ध्यान से सुनना क्लास, सी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी कहाँ पर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना. तो सी क्या करेगा, ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. कौन सी डायरेक्शन में, इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ऑब्वियसली लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा क्योंकि सी के लिए ब्लॉक बी कहाँ पर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है. तो सी ब्लॉक बी की मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगा देता है इन द लेफ्ट डायरेक्शन.
और ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए, इसका जो वेट होगा दैट इज mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट इज n1 ले लेते, चलो n1, ठीक है। सी भी इसके ऊपर क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा दैट इज n, सी ने जो नॉर्मल रिएक्शन दिया वो कितना है n। फाइन, चलो सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर अभी ब्लॉक सी की बात कर लेते हैं। ब्लॉक सी का एफबीडी बना देता हूँ, दिस इज ब्लॉक सी फॉर एग्जांपल। इसका खुद का वेट है दैट इज mg, ब्लॉक भी इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज n इन द अपर डायरेक्शन। टेंशन T1 ब्लॉक सी के ऊपर इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड द ब्लॉक सी इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन। तो इतनी सारी फोर्सेस लग, वन मोर फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ब्लॉक सी एंड ब्लॉक बी दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F लेफ्ट डायरेक्शन में था तो यहाँ पर राइट डायरेक्शन में, कहानी खत्म, है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बस न्यूटन की लॉ लगाना है, कहानी खत्म हो जाएगा हमारा। Therefore I will write down mg minus t which is equals to mass into acceleration। तो जो t का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, mg minus ma। So that is the value of t what we are getting, correct। अब यहाँ पर आ जाते हैं, that we know that t minus t1 minus f which is equals to mass into acceleration, है ना। सो यहाँ पर से t का वैल्यू कितना आ गया, t1 प्लस एफ प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। गुड, यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी दैट इज वी नो दैट म्यू एन विच इज म्यू एन की वैल्यू है mg। ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हमें पता है t1 माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ से T1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 का वैल्यू इज ma प्लस एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, म्यू mg। सो आई विल राइट डाउन ma प्लस म्यू mg। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ T1। विल पुट दिस वैल्यू ऑफ T1 ओवर हियर। सो जब आप T1 की वैल्यू पुट करोगे, T1 की वैल्यू कितनी है, इट इज ma प्लस म्यू mg, दैट इज द वैल्यू ऑफ T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू है म्यू mg, तो मैं पुट कर दूंगा म्यू mg प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन बिकम्स 2m, म्यू mg प्लस म्यू mg बिकम्स 2 म्यू mg। सो दैट इज द टेंशन। लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन mg माइनस ma इज इक्वल्स टू 2ma प्लस 2 म्यू mg, करेक्ट। हमें तो एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन वाले सारे टर्म्स एक साइड भेज देंगे, 2 म्यू mg को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। सो mg माइनस 2 म्यू mg विच इज इक्वल्स टू 2m प्लस कैपिटल M, इसको राइट हैंड साइड लेके आके मैंने A कॉमन ले लिया, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया, इट इज mg माइनस 2 म्यू mg अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। सो दैट इज द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स। इस एक्सेलरेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि हमें लास्ट में जरूरत गिरने वाली है इसकी। सो mg माइनस 2 म्यू mg अपॉन m प्लस m, 2m प्लस m। सो इतनी एक्सेलरेशन हमने बनाई। ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन टी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन आया है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और टेंशन टी निकाल दो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। सो टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज एम जी माइनस 2 म्यू एम जी अपॉन 2m प्लस कैपिटल M, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एलसीएम ले लेंगे। सो एम जी 2m प्लस कैपिटल M माइनस m स्क्वायर जी, ब्रैकेट्स ओपन, माइनस माइनस बिकम प्लस 2 म्यू mmg, और डिनोमिनेटर तो इनकी कॉमन हो गई, दैट इज 2m प्लस कैपिटल M। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, सो इट बिकम्स 2 mmg, करेक्ट, प्लस m स्क्वायर जी माइनस m स्क्वायर जी प्लस 2 म्यू mmg अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। सो एज यू कैन सी m स्क्वायर जी माइनस m स्क्वायर जी गेट कैंसिल, यहाँ से 2 mmg मैं कॉमन ले लूंगा। तो जब मैंने 2 mmg कॉमन ले लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिल रहा है, म्यू प्लस 1 अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सब क्वेश्चन ए, नाउ विल कंप्लीट सब क्वेश्चन बी। सब क्वेश्चन बी क्या था कि जो ब्लॉक सी है, ओके ये ब्लॉक बी जब पूरा सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया तो ये जो ब्लॉक सी है ये जब ब्लॉक बी के एंड पे पहुंचा तो उस वक्त बताओ उस ब्लॉक सी की वेलोसिटी कितनी थी। फाइन, तो यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लेके आएंगे।
let's see, we will see the concept of the relative motion. So according to the relative motion, जब ब्लॉक सी इसकी एंड पे पहुंच गया तो मुझे फाइंड आउट करना है उस वक्त ब्लॉक सी की वेलोसिटी कितनी थी. So let's talk about this part now. Sub question B. So I'll write down the, we are going for the sub question B. So यहाँ पर जैसे कि हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है इनिशियली कहाँ पर था, रेस्ट पे था, तो किसी के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं थी. क्लियर. तो ये पार्ट हो गया. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B तो जीरो हो गया. Acceleration of C with respect to B, it is nothing but acceleration of C minus acceleration of B. As we know that acceleration of C is in the left direction. C की जो acceleration है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैं इसको माइनस ए लूंगा क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है. If I consider this as my x axis and this is my y axis, so it is in the negative x direction, तो मैंने माइनस ए लिया. ए बी जो है इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बी की जो एक्सेलरेशन है इट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो माइनस ए comes out to be minus 2. So that is the acceleration of block C with respect to block B. चलो गुड, इतना हमें समझ में आता है. उसके बाद हम बात करेंगे, वी विल फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी इज द क्वेश्चन मार्क टू अस. ये क्वेश्चन मार्क पहले हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी. सी की जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे बी के रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे सी जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव किया है बी के. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बी प्लेटफॉर्म, तो इस पर्सन के हिसाब से सी कहाँ पर आ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा ना, इस पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा. तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग सी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, एल डिस्प्लेसमेंट कवर की. कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, एल डिस्प्लेसमेंट. लेकिन कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आई विल राइट डाउन माइनस एल. करेक्ट. Okay, so now according to the formula we know that velocity of C with respect to B का square is equals to initial velocity of C with respect to B का square plus 2 times of acceleration of C with respect to B into displacement of C with respect to B. Correct. Initial velocity सारी values put कर देंगे, 0 था, plus 2 acceleration of C with respect to B is minus 2a and displacement of C with respect to B is minus L. So minus minus become plus, 2 to the 4, तो ये हो गया हमारे पास 4al. This is the velocity of C with respect to B. Yeah. So 4al, what is the value of acceleration we are getting? This is the value of acceleration. So I'll write down 4l and the value of acceleration is mg minus 2 mu mg upon 2m plus capital M. So that's the value of acceleration. Also, yeah, that's the value of acceleration. So मैंने ये acceleration की value put कर दी. So therefore I will write down that velocity of C with respect to B is nothing but square root of 4L mg minus 2 mu mg upon 2m plus capital N. लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में था, हमारा इंटरेस्ट था वेलोसिटी ऑफ C में था. तो यहाँ पर जब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ C with respect to B is nothing but वेलोसिटी ऑफ C minus वेलोसिटी ऑफ B. C हमें पता है लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसके लिए मैं माइनस VC लिखूंगा. BB जो हमें पता है वो राइट की तरफ जा रहा है, दैट इज माइनस VB. अब ऑब्वियसली जितनी वेलोसिटी के साथ बी मूव करेगा उतनी वेलोसिटी के साथ सी मूव करेगा, है ना. तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ वीसी लिख दूंगा. तो माइनस वीसी बिकम माइनस 2vc. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट सी इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है, माइनस 2vc आ रहा है. तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा दैट माइनस 2vc इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर वैल्यू दैट इज 4l mg minus 2 mu mg upon 2m plus capital M. करेक्ट. यहाँ पर फिर वेलोसिटी ऑफ C कितना हो गया हमारे पास, इफ वी आर इग्नोरिंग द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 1/2 4l mg minus 2 mu mg minus 2 mu mg upon 2m plus capital M. So that is the value of velocity. C जब ब्लॉक बी के एंड पे पहुंच जाएगा तो ये वेलोसिटी उस वक्त उसकी. लेट्स मूव द थर्ड पार्ट. जैसे कि थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि ए का मास उसकी क्रिटिकल वैल्यू से कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर ए की वैल्यू बस 0 पुट करनी है और हमें एम फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू किससे इक्वेट करा दूंगा, 0 से इक्वेट करा दूंगा, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड बन के 0 हो जाएगा. सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन mg minus 2 mu mg
which is equals to 0. So mg is equals to 2 mu mg. So g get cancelled. So m का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? It is 2 mu m. So in this way we need to solve this question. So please copy down. Then we'll move to the next one. Let's move to the next question. मैं question पढ़ लेता हूँ एक बार. So let me open the question. Yeah. So the question is, the pulley of the system shown in the figure is massless and frictionless and the thread is inextensible. The horizontal surface over which block C is placed is smooth while coefficient of friction for all the remaining surfaces is mu. Calculate minimum acceleration A with which the system should be moved to the right so that suspended block A and B can remain stationary related to the C, and they are given that capital M is greater than small m. तो ऑब्वियसली अगर कैपिटल एम स्मॉल एम से ज़्यादा है तो ये वाला जो बी वाला ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा, ए वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे सिस्टम को कितनी एक्सेलरेशन दे हम इन द राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन वॉटेवर, वो हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे. हम राइट डायरेक्शन में ही देंगे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन. तो ऐसा मान के चलते हैं कि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है एंड दैट एक्सेलरेशन इज ए. तो जब इस पूरे सिस्टम को मैं ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करूंगा तो बी और ए वाला जो ब्लॉक है वो सी के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा. ये क्वेश्चन है इनका. सो हमें यही एक्सेलरेशन पता करना है कि ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए. तो जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे दैट इफ दिस इज ब्लॉक ए, इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होगा टेंशन T इन द स्ट्रिंग. ओके, अब क्लास बी वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, ए वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. तो बी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी क्या करेगा? ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? ऑब्वियसली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बी क्या करेगा? उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा एफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर बी ए को नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है. इसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ए वाला जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ जा रहा है. इसकी मास है m, हमें पता है. ओके, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो आई विल राइट डाउन n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वी नो दैट f इज नथिंग बट म्यू इनटू n, है ना, mu, and what is the value of n? It is mass into acceleration. If this block is not moving in the vertical direction, c के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है? स्लाइड पे, सॉरी ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है c के रिस्पेक्ट में. तो मतलब ये वाली ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रही c के रिस्पेक्ट में. मतलब c के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक ना ही तो ऊपर जा रही ना ही नीचे जा रही. इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इन y डायरेक्शन. ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इन y डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, क्योंकि ये ब्लॉक आगे तो जा रहा है लेकिन ये ना ही तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है. मतलब सी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. चाहे आप सी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो या ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो, ये जो ब्लॉक ए है ये ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, रेस्ट पे है. रेस्ट पे मीन्स दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना है? 0 है. ओके, तो जब आप देखोगे इफ नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज 0, सो इसका मतलब है हमें पता है दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट T इज इक्वल्स टू mg प्लस f. सो mg प्लस f. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? दैट इज म्यू ma. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी. सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक बी. अब ब्लॉक बी की बात करते हैं. नाउ सपोज इफ दिस इज अ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पे कौन से फोर्स लग जाएंगे? इसका खुद का वेट दैट इज mg. दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग. ओके, और उसके बाद या ए वाला ब्लॉक उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा इन दिस डायरेक्शन और सी वाला ब्लॉक भी बी को नॉर्मल रिएक्शन देगा इन दिस डायरेक्शन दैट इज m. करेक्ट. ओके, ब्लॉक बी ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स बना रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रहा है, तो ऑब्वियसली ए ब्लॉक बी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स बनाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा, है ना. अब जब देखोगे सी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी कहाँ पर जा रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो सी ब्लॉक बी की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा. कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स लगा के इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो सी ने भी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया वो कहाँ पर बनाया? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. F1 ले लेते इसको. ठीक है, सो दैट आई विल राइट डाउन यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? दिस इज द एक्सेलरेशन A. so therefore I will write down applying the Newton's law in x direction. So
n1 minus n, which is equals to mass into acceleration. What is the value of n? It is ma. So n1 minus ma is equals to ma. So n1 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ma प्लस कैपिटल M, करेक्ट। तो n1 का वैल्यू हमें मिल गया, f1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज म्यू n1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, इट इज m प्लस m, मैंने a कॉमन ले लिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ f1। हमें पता है c के रिस्पेक्ट में ब्लॉक b क्या होगा, रेस्ट पे होगा, मतलब ब्लॉक b की कोई भी मोशन नहीं होगी इन द वाई डायरेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो। If the net force in the y direction is zero, we know that upward forces are the upward forces is equal to the downward forces. Therefore, I will write down that F1 plus T plus F, which is equals to mg. What is the value of F1? It is mu m plus capital M into a, टेंशन का वैल्यू कितना है हमारे पास, mg plus mu m. So I will write down mg plus mu ma. F का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स, it is mu m again, is equals to mg. So this is the entire equation what we are getting, but we are highly interested in acceleration A. इस mg को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो गया m माइनस एम जी, इस m को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया और g कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या मिलेगा, c। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन में कॉमन ले लूंगा और म्यू भी मैं कॉमन ले लूंगा, तो म्यू a कॉमन है, यहाँ पर m प्लस m तो ऑलरेडी था, प्लस m, करेक्ट, प्लस m बिकम्स 2m ना, म्यू एम ए प्लस म्यू एम ए करते तो भी 2 म्यू एम ए आता है ना। तो यहाँ पर 2m प्लस m कम्स आउट टू बी 3m प्लस कैपिटल M, विच इज इक्वल्स टू m माइनस एम जी। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बच्चों, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी m माइनस एम जी अपॉन म्यू 3m प्लस कैपिटल M। सो दैट इज द एक्सेलरेशन, इतनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तभी ही दोनों ब्लॉक्स क्या होगा, स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है दैट दिस आर द टू ब्लॉक्स, वन ब्लॉक हैविंग अ मास कैपिटल M एंड अनदर ब्लॉक हैविंग अ मास स्मॉल m। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्मॉलर एंड द बिगर ब्लॉक एज वेल एज म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द सरफेस। हमने यहाँ पर फोर्स F अप्लाई कर दिया, इस फोर्स की वजह से एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये वाली जो ब्लॉक है बिगर ब्लॉक के ऊपर मूव नहीं कर रही, ये वाली जो ब्लॉक है बिगर ब्लॉक के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। दिस ब्लॉक इज इन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक ना ही तो ऊपर नीचे जा रहा है और ना ही आगे पीछे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। ग्राउंड फ्रेम में ये आगे जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम में ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ आगे जा रहा है, ठीक है, फाइन। तो उस कंडीशन में हमें पता करना है कि बताओ जब ये हो रहा है तो आपका म्यू का वैल्यू कितना होगा, मैं ये चीज पता करनी है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहला काम हमारा होगा इसकी एफबीडी बनाना, तो एफबीडी बना दो सबसे पहले, दैट दिस इज द स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m। सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद बिगर ब्लॉक इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है दैट इज n इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब ये वाली ब्लॉक जो है mg वेट की वजह से नीचे की तरफ जाना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, तो बिगर ब्लॉक क्या करेगा, उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। कैसे, बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसने फ्रिक्शनल फोर्स लगा दी बिगर ब्लॉक, छोटे ब्लॉक के ऊपर, करेक्ट। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे बिगर ब्लॉक की, तो बिगर ब्लॉक की एफबीडी की बात जब करेंगे तो यहाँ पर ये बिगर ब्लॉक है, एक इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ग्राउंड सरफेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन m, करेक्ट। ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये बिगर ब्लॉक के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन देगा दैट इज m। अब क्योंकि बिगर ब्लॉक ने स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया था इन द अपर डायरेक्शन, तो स्मॉलर ब्लॉक भी तो बिगर ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फोर्स F है, करेक्ट, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा इन द राइट डायरेक्शन लाइक दिस
F1। तो ये हमारा FBD हो गया फॉर बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है, ओके चलो अभी हम इनको एनालाइज करेंगे यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम ऐसा मान के चल रहे कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a है और इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन a है, ऑब्वियसली दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वी विल सी दैट नेट फोर्स इन y डायरेक्शन मीन्स इफ दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, तो दोनों ब्लॉक्स की कोई भी मोशन नहीं हो रही y एक्सिस पे, मतलब नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो फॉर बोथ द ब्लॉक। जब नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ दैट F इज इक्वल्स टू mg, F इज इक्वल्स टू mg। करेक्ट, नाउ क्लास F इज इक्वल्स टू mg इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं दैट दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग ऑन दिस ब्लॉक। मतलब ये ब्लॉक अभी स्लिप होने ही वाला है नॉर्मली, नहीं तो क्या होगा अगर दिस ब्लॉक इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, सो ये कंडीशन हो सकती है दैट F इज लेस देन इक्वल्स टू mg। फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली mg से कम रहा होगा। ओके जब फ्रिक्शनल फोर्स mg से कम रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक अभी नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाएगी। करेक्ट, तो ये वाली कंडीशन हट जाती है हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन रह जाती है दैट F इज इक्वल्स टू mg, याद रखना आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो F इज इक्वल्स टू mg, ये इक्वेशन हमें मिल गया। नाउ वी विल सी दैट नॉर्मल रिएक्शन n, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज द ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द एक्सेलरेशन टू दिस ब्लॉक। So according to the Newton's law of motion that n is nothing but mass into acceleration, correct? क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने के लिए, सो n इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर से हमें कुछ इक्वेशन मिली है एंड वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू n, और n का वैल्यू क्या है ma, तो मैं ma पुट कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मींस राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, therefore I will write down mu ma which is equals to mg, m and n get cancel, सो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ रहा है हमें g बाई म्यू। साइड में रखते हैं इसको, सेकेंड डायग्राम पे आ जाओ। सेकेंड डायग्राम में हमें पता है दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज जीरो मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन है, n1 है, डाउनवर्ड फोर्स में कौन है, f प्लस mg। करेक्ट, and what is the value of F? We know the value of F is mg, so I'll write down mg plus capital mg, that is the value of n1, and we know that friction F1 is equals to mu n1, this friction, so mu n1 का वैल्यू यहाँ से मैं g कॉमन ले लूंगा, तो मैंने g बाहर ले लिया। अब बात करेंगे नेट फोर्स की इन x डायरेक्शन। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, as we know that this block is moving towards left, so obviously F will be greater than n and F1, so therefore I will write down F minus n minus F1 which is equals to mass into acceleration. What is the mass of this bigger block, capital M, so m into a. What is the value of n? n का वैल्यू ma है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा दैट f माइनस ma। f1 का वैल्यू क्या है, f1 का वैल्यू इज म्यू m प्लस कैपिटल m g, that is the value of f1 which is equals to mass into acceleration this part। माइनस ma को राइट हैंड साइड भेज देंगे, so therefore f minus mu m plus m g is equals to m plus m a, so therefore what is the value of f, it is 100 Newton, so 100 minus mu का वैल्यू नहीं पता, m plus m means 1 plus 3 comes out to be 4 and g का वैल्यू is 10, m plus m 1 plus 3 comes out to be 4a, and what is the value of a का वैल्यू है g by mu, तो a की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, g by mu पुट कर दूंगा। करेक्ट, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल रही है, 100 माइनस 40 म्यू विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 नथिंग बट 40 अपॉन म्यू, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय 10, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 से डिवाइड कर दो चलो, 5 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन म्यू, मल्टीप्लाइंग म्यू ऑन बोथ साइड, सो इट कम्स आउट टू बी 5 म्यू माइनस 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो गया 2 म्यू स्क्वायर माइनस 5 म्यू प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और एडिशन करने पे 5 आए, हमें पता है वो दो नंबर्स क्या हो गए, सॉरी माइनस 5 चाहिए, माइनस 4 एंड माइनस 1, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 2 म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो कैन आई टेक 2 म्यू कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट म्यू माइनस 2 और यहाँ से 1 inside my mu minus 2 which is equal to 0।
म्यू माइनस टू कॉमन निकल गया एंड 2 म्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो म्यू माइनस टू का वैल्यू 0 हो जाएगा और 2 म्यू माइनस वन का वैल्यू 0 होगा। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया एंड 2 म्यू माइनस वन का वैल्यू 0 है, तो म्यू का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या हो गया 1/2। क्लियर। तो ये हमें वैल्यू आ रही है किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जहां पर म्यू की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली म्यू की वैल्यू क्या रही होगी, इट इज 1/2, सो दैट इज द आंसर। करेक्ट। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर द नेक्स्ट सम। सो क्वेश्चन इज इन दिस वे दैट दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन दिस सिचुएशन, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। स्मॉलर ब्लॉक और कैपिटल बिगर ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज μ1 एंड बिगर ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज μ2। दोनों ब्लॉक्स कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ऑब्वियसली जो बड़ा वाला ब्लॉक है राइट की तरफ मूव करेगा, स्मॉलर ब्लॉक है जो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितनी एक्सेलरेशन होगी ये पता करो। तो जैसे कि हमें पता है दैट दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द पुली, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगी, तो हम उस कांस्टेंट रिलेशन को पहले निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो फॉर द कांस्टेंट रिलेशन यहाँ पर जब आप देखोगे, सपोज ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को मैंने x1 ले लिया, मान के चलते हैं ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को हमने x2 ले लिया, और ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को हमने x3 ले लिया, और ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को हमने x4 ले लिया। करेक्ट। तो दिस आर द सर्टेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमने ये वैल्यूज कंसिडर कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ इज सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सपोज ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक कहाँ पर मूव करेगा, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। So can I say that x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equals to the length of the string x1 plus x2 plus x3 plus x4। जब आप इन सबको ऐड करोगे this will give you the length of the string L। At a certain instant, कोई certain instant में हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी it is in the right direction, that is v। करेक्ट। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी it is in the downward direction with respect to this block। I am talking about the velocity with respect to this block is in the downward direction, that is v1। चलो इसको v1 ले लिया हमने। ओके, तो what will be the value of v क्लास, v का वैल्यू क्या होना चाहिए, v का वैल्यू v is equals to from this situation, है ना। जैसे ये ब्लॉक हमें पता है राइट की तरफ आएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी, ये वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये डिक्रीज होगी। So जो velocity v है, we know that it is nothing but the change in the value of x1 with respect to time, as well as you will say that change in the value of x3, ये भी तो decrease होगा ना, change in the value of x3 with respect to time। Correct। और ये जो v1 है इस v1 की बात करेंगे, ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली x4 बदलेगा, x4 की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पर x2 जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो हमारे पास ये कुछ सिनारियो है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेरिवेटिव ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ l विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता है हमेशा कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वी नो दैट इट इज 0, तो ये वाला 0 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ x2, ये वाली लेंथ भी हमेशा कांस्टेंट होगी, तो इसका भी कुछ नहीं होना, तो ये 0 ले लिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट -v, तो मैं -v लिख दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट -v, तो मैं यहाँ पर भी -v लिख दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ x4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज v1, तो मैं यहाँ पर v1 लिख दूंगा। -v बिकम -2v, इसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो v1 का वैल्यू आ जाएगा 2v। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज द इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट a1 इज इक्वल्स टू 2a। व्हाट इज a1? a1 इज द एक्सेलरेशन, a is the acceleration of bigger block and a1 is the acceleration of the smaller block in the downward direction with respect to the bigger block। Remember guys, a1 मैं फिर से बोल रहा हूँ, a1 is the acceleration of smaller block with respect to the bigger block। bigger block के रिस्पेक्ट में smaller block सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। Okay, means I want to say that
इफ सपोज देयर इज अ पर्सन ओवर हियर, सो इसके फ्रेम में ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, तो इसके फ्रेम में ये ब्लॉक नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, क्योंकि ये बिगर ब्लॉक उसको अपने साथ आगे लेके जाएगा। क्लियर? तो इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितना है, a1 है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो कितना होगा, a होगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक के पास देयर आर द टू एक्सेलरेशन, वन इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1, एंड अनदर इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट इज a, क्योंकि ये ब्लॉक इसको अपने साथ लेके जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अभी हमारा काम होगा एफबीडी बनाना। तो सबसे पहले हम स्मॉलर ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे। सो सपोज दिस इज अ स्मॉलर ब्लॉक, ओके, जिसका मास कितना है, m है, और यहाँ पर मैं बिगर ब्लॉक बना देता हूँ जिसका मास क्या है, कैपिटल M। सो दिस इज अ बिगर ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल M। ठीक है, चलो एफबीडी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्मॉल m की एफबीडी बना दूंगा। स्मॉल m का वेट that is mg in the downward direction. Because of this smaller block mg, ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो कैपिटल M इस स्मॉल m के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बनाएगा इन द अपर डायरेक्शन। सपोज दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F, करेक्ट। M उसको नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है, तो N का नॉर्मल रिएक्शन इज N, बिगर ब्लॉक उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, और ऊपर क्या है, टेंशन T इन द स्ट्रिंग। सो दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। एंड इस ब्लॉक के पास वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, a1, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, a है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं बिगर ब्लॉक की। अभी हम बात करेंगे बिगर ब्लॉक की, ध्यान से देखो। तो बिगर ब्लॉक पे सबसे पहले स्मॉलर ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा लाइक दिस, एंड द वैल्यू ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन इज n। उसके बाद बिगर ब्लॉक का खुद का वेट, बिगर ब्लॉक का खुद का वेट दैट इज mg, और ये ग्राउंड सरफेस भी उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा दैट इज n1, है ना। स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बिगर ब्लॉक ने स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया था इन द अपर डायरेक्शन। दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, F1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर रहा है। फिर बाद में जब आप यहाँ पर देखोगे देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग T बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है लाइक दिस इज द पुली, तो इस पुली के ऊपर टेंशन T एंड दिस इज द टेंशन T लाइक दिस। So this is the FBD of the bigger block and that is the FBD of the smaller block. Okay, now we try to analyze this part. सबसे पहले हम smaller block को analyze करेंगे। Let's come to the smaller block first. So सबसे पहले हम बात करेंगे the forces in x direction if I consider this as my x axis and this is my y axis. So यहाँ पर जब आप देख रहे हो horizontal forces सिर्फ n है, so n is equals to mass into acceleration, correct? अभी यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर द वर्टिकल फोर्सेस। सो वर्टिकल फोर्सेस एज यू कैन सी mg माइनस टी माइनस एफ, सो माइनस टी माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज a1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, इट इज 2a, तो a1 को हटा के मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, 2a पुट कर दूंगा, करेक्ट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द स्मॉलर ब्लॉक, इट इज μ1, so I will write down it is μ1 into n, correct, μ1 into n। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, ma है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा it is μ1 ma, correct। put this value of friction force in this equation, so therefore I will write down mg माइनस f की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ दैट इज μ1 m है, और ये 2ma को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला गया हूँ -2ma, और इस टेंशन को हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए। तो दैट इज द एंटायर इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग टेंशन का। ठीक है, हमने टेंशन की इक्वेशन डिराइव की है यहाँ पर। लेट्स कम बैक ओवर हियर, यहाँ पर हम देखेंगे दैट n1 upward forces is equals to downward forces, because we know that for this block bigger block will not move in the y direction, तो obviously y direction में net force 0 है, y direction में net force 0 होने का मतलब क्या हुआ, all the upward forces is equals to downward forces, so upward forces is n1, downward forces is mg plus frictional force plus tension. So these are the downward forces, correct? Okay, so let's see now what we are getting. N1, what is the value of frictional force F?
एफ की वैल्यू है म्यू वन एम ए, सो आई राइट डाउन म्यू वन एम ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एम जी माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए, सो माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए. ठीक है, ये मैंने टेंशन की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है, एम जी माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए, और एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी है म्यू वन एम ए और एम जी. सो म्यू वन एम ए माइनस म्यू वन एम ए गेट कैंसल आउट. सो यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन एन वन कितना मिल रहा है, इट इज एम जी प्लस एम जी माइनस टू एम ए. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन वन. ओके, अब बात करेंगे ऑल द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जैसे कि हमें पता है ये वाली जो ब्लॉक है ए एक्सीलरेशन के साथ राइट की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेट फोर्स क्या आ रहा है, टी प्लस टी बिकम्स टू टी माइनस एम माइनस एफ वन. ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा दैट टू टी माइनस एन माइनस एफ वन, टी प्लस टी, करेक्ट, and minus n in the backward direction and f1 in the backward direction, which is equals to mass into acceleration m into a. correct. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे दैट टू द वैल्यू ऑफ t इज द एंटायर इक्वेशन mg माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए. n की वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ से, n का वैल्यू कितना है mg, oh sorry that is the value of n, that's not the value of n1, that's the value of n and the n का वैल्यू इज ma. तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू ma पुट कर दूंगा माइनस f1 which is equals to mass into acceleration. correct. okay, good. so यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे. now as we can see that what we are interested in the acceleration. सबसे पहले बात करेंगे f1 की. तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 is equals to we know that F1 is the frictional force between the bigger block and the ground surface, जहाँ पर coefficient of friction mu2 है. so F1 is equals to mu2 और ground surface कितना normal reaction दे रहा है N1. so what is the value of N1, this is the value, so I will write down mu2 mg plus mg minus 2 ma. correct. yeah. so यहाँ पर F1 की वैल्यू आ गई है. I will put that F1 value over here, but before that I'll rub this part because इस part का जरूरत नहीं है अभी हमें. yeah, so is equals to I'll write down it is ma. f1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे. so 2mg minus 2 mu1 ma, 2 to the minus 4 ma, minus 4 ma minus ma becomes minus 5 ma, minus f1 की वैल्यू, this is the value, that is mu2 mg plus mg minus 2 ma, that is the value of f1 which is equals to mass into acceleration. अभी हमें कुछ नहीं करना है, जहां पर भी एक्सेलरेशन है उस पार्ट को हमें राइट हैंड साइड भेज देना है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2mg, यहाँ पर a वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर फिर माइनस mu2 mg माइनस प्लस बिकम माइनस mu2 mg, माइनस माइनस प्लस होगा बट वो राइट हैंड साइड जाने वाला है. सारे a वाले टर्म्स में राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा. माइनस टू म्यू वन एवन माइनस टू म्यू वन एम ए राइट हैंड साइड गया तो प्लस हो गया, माइनस 5 ma राइट हैंड साइड गया तो प्लस हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 mu2 ma हो जाएगा जो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा. सो माइनस 2 mu2 ma. करेक्ट. तो ये इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन हमें मिल रहा है. हमारा इंटरेस्ट है क्या फाइंड आउट करना है, हमें a फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से. जैसे कि हमें पता है इट इज़ 2 mg, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, mu2g कॉमन ले सकते हैं. सो माइनस mu2g कॉमन आ गया इनसाइड द ब्रैकेट m प्लस m. करेक्ट. अभी यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से मैं एक्चुअली हम सभी जगह से a कॉमन ले लेंगे. सो देयरफॉर m प्लस 5m, पहले मैंने यहाँ से a कॉमन लिया, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ से भी हम a कॉमन ले लेंगे. अच्छा 2 mu1, यहाँ से 2 ma कॉमन आ जाएगा. एज यू कैन सी 2 ma कॉमन है तो अंदर क्या मिलेगा, mu1 माइनस mu2. ठीक है, 2 अच्छा या 2 ma मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिला हमें, mu1 माइनस mu2. ठीक है,
तो यहाँ से भी पूरी इक्वेशन से हम a कॉमन ले लेंगे, सो a कॉमन आ गया तो इनसाइड द ब्रैकेट m प्लस 5m प्लस 2m μ1 माइनस μ2। ठीक है, फिर ये सारी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है दैट 2mg माइनस μ2g m प्लस m अपॉन m प्लस 5m प्लस 2m μ1 माइनस μ2। सो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, that this is a smaller block whose mass is small m is kept on a bigger block, or you can say wedge whose mass is capital M। स्मॉलर ब्लॉक और वेज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बट वेज और ग्राउंड सरफेस के बीच में देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब दोनों के बीच में स्मूथ सरफेस है। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने वेज को फोर्स एफ अप्लाई किया, ओके, ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू भी पता करना है और मैक्सिमम वैल्यू भी पता करना है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर स्लाइड नहीं होगा। ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर स्लाइड नहीं होगा। तो जब ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर स्लाइड नहीं होता है, तो उस वक्त आपको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा और मैक्सिमम फोर्स भी क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को काफी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें आंसर बहुत कम टाइम में चाहिए, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, यूजिंग द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, so he will look the block and he will try to find out the free body diagram of the block। हम इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले। ठीक है, तो देखो कैसे, ये जो पर्सन है m, दिस पर्सन जो ये ब्लॉक को देख रहा है, ब्लॉक का मास कितना है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्लॉक का खुद का वेट लग जाएगा, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n इन द अपर डायरेक्शन। उसके बाद हम ऐसा मान के चल रहे हैं दैट ये फोर्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू होने की वजह से ये जो ब्लॉक है ये हो सकता है कि नीचे की तरफ स्लाइड करे। क्लियर क्लास, ये जो ब्लॉक है कहाँ पर स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लग जाएगा, अप द इंक्लाइन। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स दिखा देता हूँ दैट दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन। करेक्ट। अब क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। हमें पता है दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है ना, क्योंकि ये जो वेज है पूरा सिस्टम है राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो सूडो फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर लगेगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। हमने सूडो फोर्स वाले लेक्चर में इसको स्टडी किया है कि कैसे सूडो फोर्स हम लगाते हैं। क्लियर, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगने वाला है, सूडो फोर्स लगने वाला है। तो वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। करेक्ट, ओके। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो चलो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर किया है। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो mg है, सबसे पहले हम इस mg को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। सो जस्ट अ मिनट, या, so mg को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन। सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। ये ma है, ma को भी रिजॉल्व कर देंगे, वन इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन। ma के लिए सी, ये आपका ma यहाँ पर लग रहा था, मैं यहाँ पर डायग्राम खराब नहीं करूंगा। ma इज टूवर्ड दिस साइड, और ये जो आपका ये वाला ma का कंपोनेंट है ना, वो ये वाला, लाइक दिस। ठीक है, तो ma हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हमें पता है ये वाला एंगल थीटा है, जिसकी वजह से ये हो गया ma cos थीटा। क्लियर, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ma sin थीटा। सो दैट्स द इक्वेशन। करेक्ट, सो यहाँ पर जब n की वैल्यू हम निकालने जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या आ गई, इट इज mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स जो भी होगा, वी नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू n, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट इज mg cos थीटा plus ma sin theta। Clear, but from the diagram as you can see, the frictional force will be F plus ma cos theta,
एफ प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा था, ये रब हो गया, ठीक है, एम जी साइन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है हमें वो कितना आ रहा है, इट इज एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू, ये जो एफ की वैल्यू हमें आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। एम एंड एम गेट कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हम क्या करेंगे, सारे ए वाले कंपोनेंट एक साथ लेके आएंगे, तो ये ए कॉस थीटा को राइट हैंड साइड भेज देगा और यहाँ से म्यू जी कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड माइनस ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा म्यू भी रहेगा और माइनस ए कॉस थीटा को राइट हैंड साइड भेज दिया तो प्लस ए कॉस थीटा। कैन आई टेक ए कॉमन? यस, ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या मिला, inside the bracket it is mu sin theta plus cos theta which is greater than equals to g कॉमन ले लो sin theta minus mu cos theta। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g sin theta minus mu cos theta upon mu sin theta plus cos theta। clear, that's the value of acceleration। now class here जो फोर्स होगा हमारे पास, ये जो फोर्स होगा इट विल बी व्हाट, m प्लस एम इनटू एक्सेलरेशन ना, इफ आई कंसीडर दिस एज माय एंटायर सिस्टम। क्लियर, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, f अपॉन m प्लस एम, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन की जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, तो एक्सेलरेशन की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका f अपॉन m प्लस एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर हम m प्लस एम को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इसको राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई हो गया m प्लस एम। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ f। दिस इज नोन एज टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f। ये f की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम है। यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो चलो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गया f का, अभी हम फाइंड आउट करेंगे f की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्लास ध्यान से देखो, f अगर ज्यादा हो गया जिसकी वजह से a ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो ये चांसेस सी, एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो एम ए कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया। एक्सेलरेशन ज्यादा होने के से एम ए कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये ब्लॉक हो सकता है अभी ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दे, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो कहाँ पर लगेगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मैक्सिमम, जब आपको मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपका फ्रिक्शन अभी ऊपर नहीं होगा, आपका फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, the friction will act in the downward direction like this। so now this is your frictional force, remember, ठीक है। तो अभी हम वापस से सेम चीजें वापस से करने वाले हैं टू फाइंड आउट द f वैल्यू। क्लियर, n के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, n का वैल्यू वही होगा। यहाँ पर f का जो वैल्यू है, f इज लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन भी वैलिड होगी, यहाँ तक सब कुछ सही होगा, यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। See here now, f प्लस एम जी साइन थीटा, f प्लस एम जी साइन थीटा मतलब f को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दूंगा, करेक्ट क्लास, f प्लस सी ना, f प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। क्लियर, बिकॉज दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो ऑब्वियसली द फोर्सेस डाउन द प्लेन इज इक्वल्स टू फोर्सेस अप द प्लेन, सो f प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। करेक्ट, समझ में आता है हमें। तो f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एम जी साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो एम जी साइन थीटा अगर लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एम ए कॉस थीटा तो पॉजिटिव था ही, तो एम ए कॉस थीटा पॉजिटिव में एम जी साइन थीटा नेगेटिव साइड चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, तो ये माइनस हो गया, दिस इज माइनस एम जी साइन थीटा। करेक्ट, तो यहाँ से हम फिर से पूरी इक्वेशन वापस से करेंगे, तो लेट मी रब दिस पार्ट। f की यही वैल्यू आप उठा के यहाँ पर डाल दोगे, सो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा।
m and m गेट कैंसिल, सारी एसोलेशन आप एक साइड लेके आ जाओ, यहाँ पर a sin थीटा मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, सो a cos थीटा म्यू a sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, सो माइनस म्यू a sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू g sin थीटा को राइट हैंड साइड भेज दो, तो g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, यहाँ से a कॉमन है, सो a मैंने बाहर ले लिया, सो इट कम्स आउट टू बी cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, करेक्ट। और यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, राइट हैंड साइड भेज दो, सो a इज लेस देन इक्वल्स टू g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos theta minus mu sin theta. So that is the value what we are getting. But acceleration is nothing but f upon m plus m. तो acceleration की जगह मैं लिखूंगा f upon m plus m. इस m plus m को मैं right hand side भेज दूंगा, तो f is less than equals to g sin theta plus mu cos theta m plus m upon cos theta minus mu sin theta. So as you can see, this is the maximum value of f. So I'll write down that this is the maximum value of f. So as we got the minimum value as well as the maximum value of f. So please note down this.